लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अपने पिछले क्लास में बात किया था राजनीति विज्ञान के सवालों को आप हल कैसे करेंगे। उसी श्रृंखला में 2 क्लास पिछला हम लोगों ने कर लिया है। आज के इस क्लास में आप पुनः बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। राजनीति विज्ञान के सवालों को आप हल कैसे करेंगे। कल हमने महत्वपूर्ण सवालों में बात किया था प्लेटो की। आज बात उसी को आगे बढ़ाते हुए कर रहे हैं अरस्तु की। आपको जैसा कि मालूम है, प्लेटो और अरस्तु दोनों ही आदर्शवादी विचारधारा के साथ संबंधित हैं। और आदर्शवाद वह विचारधारा है जो राज्य को सर्वोच्च मानता है, राज्य को साध्य मानता है और राज्य को स्वाभाविक मानता है। स्वाभाविक का आशय होता है कि वह आंगिक सिद्धांत का समर्थक है। इसलिए अगर सवाल यह पूछा जाता है कि आदर्शवादी विचारधारा के द्वारा राज्य की प्रकृति के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, तो उसका सही उत्तर होगा आंगिक सिद्धांत। आंगिक सिद्धांत के द्वारा राज्य को शरीर माना गया और व्यक्ति को उसका अंग माना गया। तो यह बात सारे आदर्शवादी विचारक करते हैं। प्लेटो और अरस्तु ने भी इसी का समर्थन किया है। लेकिन राज्य की प्रकृति के आंगिक सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? इसका उत्तर प्लेटो होगा। लेकिन राज्य की प्रकृति के आंगिक सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादन किसने किया? तो इसका उत्तर अरस्तु होगा। आइए इसी क्रम में हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं कि राजनीति विज्ञान के प्रश्न को आप हल कैसे करेंगे। राजनीति विज्ञान के प्रश्न को आप हल कैसे करेंगे। राजनीति विज्ञान के प्रश्न को हल कैसे करेंगे, इस बात को फिर से हल कैसे करें, इसी बात को आज फिर हम लोग करना स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें पहला सवाल है, राजनीति विज्ञान का पिता कौन है? राजनीति विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? राजनीति विज्ञान का पिता प्रश्न संख्या 1 में आपको पूछा गया कि राजनीति विज्ञान के पिता का नाम क्या है। पहला इसमें आपको अल्टरनेट दिया गया मैकियावेली और दूसरा विकल्प इसमें दिया गया अरस्तु और तीसरा विकल्प इसमें दिया गया प्लेटो और चौथा विकल्प इसमें दिया गया हॉब्स। ये सब लोग पहले हैं। राजनीति विज्ञान का पिता है कौन? इसका सही उत्तर होगा अरस्तु। बट इस बात को जानने के पश्चात आपको यहाँ पर यह बात समझना है कि अरस्तु तो राजनीति विज्ञान का पिता है, बट अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता किसने कहा है? आपको यह सवाल आएगा तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मैक्सी। अगर आपको दूसरा सवाल यह भी इसमें पूछ दिया गया कि अरस्तु राजनीति विज्ञान का पिता क्यों है, अनेक कारणों के साथ साथ इसमें महत्वपूर्ण बात है क्योंकि अरस्तु के द्वारा सर्वप्रथम राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग करके राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग करके नीति शास्त्र से अलग करके
एक स्वतंत्र विषय का दर्जा प्रदान किया गया। एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिया गया। इसीलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। देखिए, इसी से मिलता जुलता एक सवाल और भी आता है, इसलिए आपको दोनों बातें याद रखना चाहिए। राजनीति विज्ञान को और नीति शास्त्र से अलग किया किसने? अब अगला सवाल आया, राजनीति को नैतिकता से या धर्म से अलग करने की वकालत किसने की? तो इसका उत्तर होगा मैकियावेली। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मैकियावेली। इसलिए राजनीति विज्ञान का पिता है अरस्तु, यह कथन है मैक्सी का। और राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग किया और इसको स्वतंत्र विषय का दर्जा दिया, यह काम अरस्तु का है। जबकि प्लेटो के द्वारा राजनीति विज्ञान का सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया, लेकिन इन्होंने इसका अध्ययन नीति शास्त्र के अंतर्गत ही किया था। राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र बनाने का कार्य प्लेटो के द्वारा नहीं किया गया। इसीलिए प्लेटो को राजनीति विज्ञान का सर्वप्रथम प्रारंभकर्ता कहते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान का पिता नहीं कहते। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा गया। जबकि मैकियावेली क्या है? मैकियावेली आधुनिक राजनीति विज्ञान के पिता है। मैकियावेली आधुनिक राजनीति विज्ञान के पिता हैं। आपको अगर यह सवाल भी पूछा गया तो आपको बताना है आधुनिक राजनीति विज्ञान के पिता का नाम क्या है? आधुनिक राजनीति विज्ञान के पिता का नाम है मैकियावेली। और मैकियावेली का संबंध है, आपको अगर यह सवाल आया तो मैकियावेली का संबंध है इटली से। अरस्तु और प्लेटो का संबंध है ग्रीक या यूनान से। हाब्स का संबंध है यहाँ पर इंग्लैंड से। आपने इस बात को समझा है कि मैकियावेली आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता है, अरस्तु राजनीति विज्ञान का पिता है। प्लेटो ने राजनीति विज्ञान का सर्वप्रथम प्रारंभ किया, लेकिन हाब्स को भी कहा जाता है कि यह आधुनिक काल का प्रथम। हाब्स को भी कहते हैं कि यह आधुनिक काल का यह प्रथम वैज्ञानिक विचारक है। इसलिए अगर सवाल यह पूछा गया कि आधुनिक काल का वैज्ञानिक विचारक किसको कहते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा हाब्स। राजनीति विज्ञान का प्रारंभकर्ता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लेटो। और राजनीति विज्ञान का पिता कौन है? इसका उत्तर होगा अरस्तु। कथन किसने कहा? मैक्सी ने। राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग किसने किया? इसका उत्तर होगा अरस्तु। राजनीति को नैतिकता या धर्म से अलग किसने किया? तो इसका उत्तर होगा मैकियावेली। राजनीति विज्ञान के संदर्भ में इतने टाइप के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत इस बात को आपने देखा। आप इसको समझने का प्रयास करें। मैकियावेली ने कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा है? द प्रिंस, डिस्कोर्सेस तथा आर्ट ऑफ वॉर 3 महत्वपूर्ण किताबें हैं। अरस्तु के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉस। हाब्स ने जिस महत्वपूर्ण पुस्तक का लेखन किया उसका नाम है लेवियाथन। तो ये बात आपने यहाँ पर समझ लिया। और राजनीति विज्ञान के संदर्भ में सवाल
को हल करते समय, सवाल की प्रैक्टिस करते समय उस पर बनने वाले सारे सवालों को आप अपने माइंड में ला करके उसका एक ही जगह पर उसका अभ्यास कर सकते हैं। मैंने आपको बतलाया केवल थिंक करने की बात है। अगला इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको बतलाना है कि आप प्लेटो के विचार में और अरस्तु के विचार में एक महत्वपूर्ण अंतर है। प्लेटो का विचार जहाँ काल्पनिक बन जाता है, वहीं पर अरस्तु का विचार क्या है, वहीं पर अरस्तु का विचार काल्पनिक न होकर यथार्थवादी है। ये महत्वपूर्ण दोनों में अंतर पाया जाता है। इसीलिए प्लेटो के अध्ययन पद्धति जहाँ पर प्लेटो के अध्ययन पद्धति जहाँ पर निगमनात्मक है, वहीं पर अरस्तु के अध्ययन पद्धति यहाँ पर आगमनात्मक है। आगमनात्मक को वैज्ञानिक पद्धति भी कहा जाता है, जिसमें प्रयोग पहले होता है और निष्कर्ष को बाद में निकालते हैं। यह वह पद्धति है जिसमें प्रयोग पहले किया जाता है, जिसमें प्रयोग पहले करते हैं, प्रयोग पहले होता है। इसमें प्रयोग पहले होता है और निष्कर्ष बाद में निकालते हैं, जबकि निगमन पद्धति के अंतर्गत निष्कर्ष को पहले निकाल लेते हैं और प्रयोग बाद में उसमें किया जाता है। इसलिए वह काल्पनिक है और यह यथार्थवादी है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात है कि प्लेटो ने अपनी समस्त विचारधाराओं के प्रतिपादन में संवाद शैली का प्रयोग किया था। प्लेटो की शैली संवाद शैली थी, लेकिन संवाद शैली को छोड़कर अरस्तु के द्वारा इसमें निबंधात्मक शैली का प्रयोग किया गया। निबंधात्मक शैली का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर यह बात रहा। आप देखिए, आपको दूसरा सवाल यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, राज्य के उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? सर्वप्रथम किसने किया? आपको यह प्रश्न पूछा गया तो इसमें अल्टरनेट दिया गया था सर हेनरी मैन, दूसरा दिया गया था इसमें प्लेटो, और तीसरा इसमें दिया गया था मॉर्गन एवं जेम्स, और चौथा इसमें दिया गया था अरस्तु। आपका इसमें सही उत्तर क्या होगा? अगर इस बात का आपने अध्ययन किया है तो आपको मालूम होना चाहिए राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किस पर आधारित होता है? यह आधारित होता है रक्त संबंध पर, और रक्त संबंध से जन्म होता है किसका? परिवार का। और परिवार से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्रमशः ग्राम होता है और फिर नगर और राज्य आता है। इसलिए नगर राज्य की बात सर्वप्रथम किसने किया है? तो अरस्तु ने। और इसीलिए अरस्तु का एक प्रसिद्ध कथन है कि राज्य परिवार का विस्तार है। राज्य परिवार का विस्तार है। यह कथन भी किसका है?
यह सवाल अगर पूछा गया तो इसका भी उत्तर अरस्तु होगा। इसलिए यहाँ ध्यान देने की बात है कि यह सवाल अगर आया तो इसका उत्तर क्या होगा। सर्वप्रथम यह बात अरस्तु ने किया। लेकिन अगर दूसरा सवाल आ जाए कि आधुनिक काल में राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो सर हेनरी मैन होगा। अगर आपको आ गया कि सर्वप्रथम मातृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका उत्तर प्लेटो हो जाएगा। और अगर यह सवाल पूछ लिया गया कि आधुनिक काल में मातृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो इसका उत्तर मॉर्गन और जेम्स हो जाएगा। तो अलग अलग प्रकार से ऐसे सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसका आधार है रक्त संबंध और रक्त संबंध का आधार है परिवार। अब अगला देखिए सवाल आपको पूछा गया है और सवाल यह है, प्रश्न संख्या 3 में यह सवाल पूछा गया और प्रश्न संख्या 3 में सवाल आपको यह पूछा गया। प्रश्न 3 में सवाल यह है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी संगठन है। पूर्वगामी संगठन है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो आपको बतलाना है अल्टरनेट में। पहला आपको दिया गया अरस्तु का, आपको यह सवाल आया प्लेटो का, यह सवाल आया हॉब्स का, यह आपको पूछा गया मैकियावेली का। तो आपको क्या लगाना है? राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी संगठन है, यह बात कहा है अरस्तु ने। जबकि इसी के मिलता जुलता इनके द्वारा एक बात और भी कहा गया था और कहा गया था कि राज्य एक प्राकृतिक या स्वाभाविक संगठन है। राज्य एक प्राकृतिक या स्वाभाविक संगठन है। अगर यह सवाल भी पूछा गया तो इसका भी उत्तर क्या होगा? अरस्तु। यहाँ ऐतिहासिक आधार पर प्लेटो अरस्तु का यह कथन सही है, लेकिन तर्क के आधार पर अरस्तु के द्वारा राज्य को सर्वोच्च बनाने के लिए इस बात का प्रतिपादन किया गया कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी संगठन है। इसलिए अगर यह सवाल आपको पूछा जाता है तो आपको बतलाना है कि यह कथन किसका है? यह कथन अरस्तु का है। इसी के साथ साथ एक सवाल आपको और आ गया और सवाल संख्या उसको 4 में हम लोग रख रहे हैं और वह सवाल भी इस बार के टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और सवाल यह है, आपको पूछा जा सकता है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है या राज्य व्यक्ति का विस्तार है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? आपको उत्तर में पहला इसमें दे दिया अरस्तु, दूसरा इसमें दे दिया प्लेटो और इसमें सी अल्टरनेट बनता है मैकियावेली का और अगला इसमें हमने आपको दिया रूसो को। तो आपको क्या लगाना है कि इसमें कौन सा किसने इस बात को कह दिया? राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी संगठन है, यह बात कहा अरस्तु ने। लेकिन राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है
यह कथन है किसका? प्लेटो का। आपने इस बात को लगा दिया। बट इस कथन से निष्कर्ष क्या निकलता है? इस कथन का निष्कर्ष क्या है? अगर पीजीटी के एग्ज़ाम में आपको यह सवाल पूछा जाता है तो आपको निष्कर्ष के रूप में बतलाना है कि इसका अर्थ है कि प्लेटो ने व्यक्ति को राज्य की मूल इकाई माना, व्यक्ति को और राज्य की मूल इकाई माना। इसलिए अगर यह सवाल भी आ गया कि किस विचारक ने व्यक्ति को राज्य के मूल इकाई माना है तो प्लेटो। और दूसरा इसका अर्थ यह भी निकला कि परिवार का विरोधी कौन है, तो आपको यह सवाल भी याद होना चाहिए कि परिवार का विरोधी भी होगा कौन? प्लेटो। इसलिए प्लेटो के द्वारा कहा गया है कि परिवार एक घातक संस्था है और राज्य के मार्ग में यह बाधा उत्पन्न करता है, जबकि अरस्तु ने इसके विपरीत परिवार को ही राज्य के मूल इकाई माना है। इसलिए अगर हमको यह सवाल पूछ लिया गया कि परिवार राज्य की इकाई है तो आपको क्या लगाना है? परिवार राज्य की इकाई है। इस बात का प्रतिपादन किया है किसने? इस बात का प्रतिपादन किया है अरस्तु ने। व्यक्ति राज्य की इकाई है, इसका प्रतिपादन किया है प्लेटो ने। प्लेटो के द्वारा परिवार को घातक संस्था बतलाया गया था। इसीलिए प्लेटो ने कहा था कि शासक और सैनिक वर्ग को कंसन और कामिनी से दूर रहना चाहिए। अगला सवाल प्रश्न संख्या 5 में हम लोगों को यह सवाल आया और सवाल यह है कि असमानता प्राकृतिक है, असमानता प्राकृतिक है, असमानता प्राकृतिक है, यह कथन किसका है? तो आपको बतलाना है कि यह कथन है किसका? यह कथन है अरस्तु का। और अरस्तु ने अपने इस कथन के द्वारा समर्थन किया है किसका? दासता का समर्थन किया। और उन्होंने कहा कि जन्म से ही कुछ लोग स्वामी और कुछ लोग दास के रूप में चिन्हित होते हैं। स्वामी का कार्य होता है आज्ञा देना और दास का कार्य होता है उस आज्ञा का पालन करना। दास के द्वारा घरेलू कार्यों को संपादित किया जाना चाहिए, इस बात का समर्थन किया गया था। इसलिए असमानता प्राकृतिक है। अगर आपको सवाल आता है तो आपको बतलाना है कि यह कथन किसका था? यह कथन अरस्तु का था। आपको यह सवाल पूछा गया यहाँ पर कि सरकार का सर्वप्रथम वर्गीकरण, सरकार का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? वर्गीकरण किसने किया है? तो इसका भी उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है अरस्तु। अरस्तु के द्वारा सरकार का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया गया और वर्गीकरण के अंतर्गत आधार बनाया था इन्होंने किसको? संख्या को। और दूसरा आधार बनाया था उद्देश्य को। इसलिए आपको आएगा कि संख्या और उद्देश्य के आधार पर सरकार का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? सरकार का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? तो आपको बतलाना है कि यह वर्गीकरण किया है किसने? अरस्तु ने। अगला सवाल हमको यह पूछा गया कि कानून के शासन का समर्थन, कानून के शासन का समर्थन सर्वप्रथम किसने किया है? कानून के शासन का समर्थन किया है किसने? अरस्तु ने। और अरस्तु के बाद आधुनिक काल में कानून के शासन का सर्वश्रेष्ठ समर्थक है आधुनिक काल में कौन? डायसी। और इसके साथ साथ इनके द्वारा समर्थन किया गया था मध्यम वर्ग के शासन का भी समर्थन किया गया था। इसलिए अगर हमको यह सवाल आता है
कि कानून के शासन का समर्थक पहली बार किसने किया था? अरस्तु ने। आधुनिक काल में किसने किया? डायसी ने। मध्यम वर्ग के शासन का समर्थक कौन है? तो मध्यम वर्ग के शासन का भी समर्थन किया है अरस्तु ने। आपको सवाल यह पूछा गया कि लोकतंत्र को मूर्खों का शासन किसने किया? लोकतंत्र को मूर्खों का शासन किसने कहा था? मूर्खों का शासन किसने कहा और इसकी आलोचना किया था? और यह उत्तर इसका होगा अरस्तु।